कक्षा 7 के सभी विद्यार्थियों और अभिभावकों का हार्दिक स्वागत है। हेलो अध्यापक पे जैसा मैंने आपको वादा किया था, पिछले वीडियो में हमने ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हैदराबाद रीजन का जो था एसएसटी का उसको डिस्कस किया। अभी हमें एक और क्वेश्चन पेपर मेरे एक बहुत प्यारे से स्टूडेंट ने मुझे भेजा है। तो ये क्वेश्चन पेपर है 7th क्लास का हिंदी का पेपर और ये है हैदराबाद संभाग का, यानी कि ये हैदराबाद संभाग का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है जो एग्ज़ाम अभी-अभी उनका हुआ है। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस पे चलेंगे और मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी लिख दिए हैं, तो फटाफट इसका कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा माथा-पच्ची नहीं करेंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्या है, मोबाइल फ़ोन आज हमारे जीवन का आवश्यक साधन बन गया है। इससे हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं और संदेश भेज सकते हैं। विद्यार्थी मोबाइल से ऑनलाइन भी पढ़ाई कर सकते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। इसकी जानकारी इससे जानकारी जल्दी मिलती है, लेकिन मोबाइल का अधिक उपयोग हानिकारक है। इससे आँखों पर बुरा असर पड़ता है, समय की बर्बादी भी होती है और स्वास्थ्य समस्याएँ हो सकती हैं। बच्चे यदि स्कूल की बजाय केवल मोबाइल पर लगे रहें, तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा मोबाइल की लत लग जाना एक बड़ी समस्या है, इसलिए हमें मोबाइल का उपयोग समझदारी से और सीमित समय के लिए करना चाहिए। पहले मोबाइल का उपयोग मुख्यतः किस रूप के लिए होता था? खेलने के लिए, बात करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। तो सबसे पहले जो है होता था बात करने के लिए। सेकंड, मोबाइल से विद्यार्थी क्या कर सकते हैं? खेती, तैराकी, ऑनलाइन पढ़ाई या चित्रकारी, तो वो कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ाई। मोबाइल का उपयोग कैसे करना चाहिए? पूरे दिन बिल्कुल नहीं, सीमित और सही तरीके से, केवल रात में तो सीमित और सही तरीके से। मोबाइल को वरदान और अभिशाप दोनों क्यों कहा गया? तो मोबाइल से हमें जानकारी मिलती है, हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकते हैं, पढ़ाई भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसका ज़्यादा उपयोग करेंगे तो हमारी आँखों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है, समय की बर्बादी होती है और स्वास्थ्य की समस्याएँ भी हो सकती हैं। इसलिए हमें वरदान और अभिशाप दोनों ही कहा गया है। 5th क्वेश्चन है, यदि आपका कोई मित्र दिन भर मोबाइल चलाता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? मैं क्या सलाह दूँगा? मैं तो खुद उसके साथ बैठकर देखूँगा, है ना? यही तो मेरा काम है। मैं उसे सलाह दूँगा कि मोबाइल का उपयोग सीमित समय के लिए करे। उसे खेलकूद, पढ़ाई और अन्य उपयोगी गतिविधियों में भी समय देना चाहिए ताकि जो शरीर है और दिमाग है उसका भी विकास सही तरीके से हो सके। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, निम्नलिखित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर तो यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया हुआ है। सुबह हुई, सूरज मुस्काया, सुनहरी किरणों ने जग जगमगाया। चिड़िया बोली पेड़ों पर बैठ के, उठो बच्चों मत रहो अब लेट। ठंडी हवा संदेशा लाई, प्रकृति ने खुशबू फैलाई, नदी बहती कल-कल करती, धरती नई उमंग से भरती, फूल खिले रंग-बिरंगे प्यारे, भंवरे गुनगुन गान सुनाए न्यारे, मेहनत खुशी संग में लाती, नई सुबह फिर आशा जगाती, जो मेहनत से आगे बढ़ता वही जीवन में ऊँचा चढ़ता, प्रकृति हमको यही सिखाती, हर सुबह नई आशा लाती। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला है, सुबह होने पर कौन मुस्काया? तो सुबह होने पर कौन मुस्काया था? चाँद, तारा, सूरज या बादल? तो मुस्कुराया था हमारा सूरज बाबा। चिड़िया क्या संदेश दे रही है? सोते रहो, उठो बच्चों, खेलो मत, घर जाओ, तो वो बोल रही है उठो बच्चों, अब लेट तक मत सो। कविता के अनुसार जीवन में कौन ऊँचा चढ़ता है? जो खेलता है, जो मेहनत करता है, जो सोता है, जो गाता है, जो मेहनत करता है। 4th क्वेश्चन है, कविता हमें प्रकृति से क्या संदेश देती है सीखने को? तो ये कविता हमें प्रकृति से परिश्रम करने, समय पर जागने, आशा के साथ जीवन में आगे बढ़ने का संदेश देती है। 5th क्वेश्चन क्या है, यदि आप सुबह देर तक सोते रहें तो इस कविता के आधार पर आपको क्या-क्या बदलना चाहिए और क्यों? मुझे अपनी आदत बदलकर सुबह जल्दी उठना चाहिए, इससे मैं दिन भर के कार्य अच्छे से कर सकूँगा और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से व्याकरण है, यहाँ पर 2-2 अर्थ लिखना है, अर्थ का और फल का। तो अर्थ के 2 मतलब क्या है? एक तो मतलब और दूसरा पैसा। जैसे शब्द का अर्थ क्या है और अर्थ की कमी से समस्या हो सकती है। तो ये 2 मतलब हैं अर्थ के। अर्थ का अर्थ। फल जो है पेड़ पर लगने वाला जो है फ्रूट और एक जो है परिणाम, मेहनत करने का फल मीठा होता है और आम एक स्वादिष्ट फल है। सेकंड है आँख दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। आँख भराना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए, ठीक है? तो आँख दिखाना का मतलब है किसी को डराना या गुस्सा दिखाना, जैसे कि आपके टीचर्स आपके साथ करते हैं। आँख भर आना, आँख है भरी-भरी अ, मतलब है ना रोना। विदाई के समय माँ की आँख भर आई। ओह! व्हाटएवर। अ, थर्ड, रेखांकित शब्दों का समानार्थक शब्द लिखिए। हमें प्रतिदिन पर्याप्त जल, तो जल का यहाँ पर आएगा पानी। आज ब्लू है पानी, पानी। और आकाश में सूर्य चमक रहा है, तो सूर्य को हम बोल देंगे सूरज।
चलिए आगे बढ़ेंगे। बच्चे मैदान में खेल कर चले गए, कौन सा काल है? भूतकाल। चले गए, अब है तो नहीं ना वहाँ पे। कल वर्षा होगी, ये भविष्यकाल। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में से विशेषण चुनिए। सीमा ने सुंदर साड़ी खरीदी, तो सुंदर जो है वो विशेषण है, और ये लंबी रेलगाड़ी है, तो लंबी भी जो है वो विशेषण है। उसके बाद चलेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन पे। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए। असमय में अ जो है ये उपसर्ग है, आगे की तरफ लगता है, और सामाजिक में इक जो है ये पीछे की तरफ लगता है, यह है प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंड ग, पाठ्यपुस्तक पर आधारित निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर हमें फिर सवालों का जवाब देने हैं। आइए देखते हैं सवाल क्या है। पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं। भाषाएं अलग अलग होती हैं पर इंसान तो सब एक से होते हैं। फ्रांस में एक दर्शक ने कहा, मैं नहीं जानता यशोदा कौन है। मैंने उन्हें बताया कि इस धरती पर सब माएँ यशोदा हैं और सब नन्हे बच्चे कृष्ण। बच्चे की जिद, रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसा है। धीरे-धीरे हम अलग-अलग भाषा, संस्कार और तौर तरीके मिलते हैं। चाहे नृत्य हो या कुछ और, परंपरा एक वृक्ष के समान होती है जो सबको एक जैसी छाया और आश्रय देती है। नी और उसके नीचे बैठने वाला अलग-अलग स्वभाव के होते हैं। वृक्ष के लिए बीज को बोएँ तो समय आने पर एक और वृक्ष फलेगा। चलिए, सब जगह एक सा क्या होता है? भाषाएँ, इंसान, दर्शक या तो इंसान जो है वो एक जैसा होता है। परंपरा किसके समान होती है? छाया के समान, फल के समान, पेड़ के समान, बच्चों के समान, तो वो होती है पेड़ के समान। बच्चों का कौन-सा गुण सब जगह एक समान नहीं होता? रोना, उठना, बैठना या संस्कार? तो रोना, उठना, बैठना सब जगह एक जैसे ही होता है, संस्कार थोड़े-थोड़े से अलग होते हैं। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। भाषाएँ, धरती, परंपरा और संस्कार, वृक्ष। तो हम बात करेंगे परंपरा और संस्कार की। फिर है फिफ्थ, प्रस्तुत गद्यांश में मनुष्य के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द हुआ है? दर्शक, इंसान, बच्चा, माता, तो ये है इंसान। फिफ्थ क्वेश्चन है, गद्य पाठों के आधार पर सवालों के जवाब देने हैं। आइए देखते हैं। पहला सवाल क्या है? बिरजू महाराज नृत्य का औपचारिक प्रशिक्षण आरंभ होने से पहले ही कथक सीख गए थे, कैसे? तो बिरजू महाराज ने कथक नृत्य अपने परिवार से सीखा। उनके घर में नृत्य का वातावरण था। वह बचपन से ही अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को देखकर और उनका अभ्यास देखकर कथक सीख गए थे। सेकंड है, बिरजू महाराज से साक्षात्कार पाठ में नृत्य के अतिरिक्त बिरजू महाराज को और किन कार्यों में रुचि थी? तो संगीत में, गायन में, ताल लय में रुचि थी। उन्हें अभिनय करना, नई रचनाएं बनाना, कला से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों में भी आनंद मिलता था। थर्ड है, नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ होना क्यों अनिवार्य है? तो नृत्य सीखने के लिए संगीत की समझ आवश्यक होती है क्योंकि नृत्य ताल और लय के अनुसार किया जाता है। यदि नर्तक को संगीत का ज्ञान होगा तो वे अपने नृत्य को अधिक सुंदर और प्रभावशाली बना सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है, बिरजू महाराज से साक्षात्कार पाठ के आधार पर बिरजू महाराज महिलाओं के लिए किस प्रकार की समानता के पक्षधर थे? तो उनको लगता था कि महिलाओं को भी पुरुषों के समान सम्मान और अवसर मिलने चाहिए। उनका मानना था कि महिलाओं को भी नृत्य और अन्य कलाओं में आगे बढ़ने का समान अधिकार मिलना चाहिए। चलिए अब किताब से एक पोएम है, आइए इसको पढ़ते हैं। हम सब मिलजुल कर रहते हैं, वे सब मिलजुल कर खाते हैं। आसमान ही उनका घर है, जहाँ चाहते जाते हैं, रहते जहाँ वे अपनी, वहाँ वे अपनी दुनिया एक बसाते हैं। दिन भर करते काम, रात में पेड़ों पर सो जाते हैं। उनके मन में लोभ नहीं है, पाप नहीं, परवाह नहीं। जग का सारा माल हड़प कर जाने को भी चाह नहीं। जो मिलता है अपने श्रम से उतना भर ले लेते हैं, बच जाता है जो औरों के हित उसे छोड़ हुए देते हैं। तो चलिए सवाल है, पक्षियों का मन में क्या नहीं होता? उनके मन में लोभ नहीं होता, लालच नहीं होता। सभी उत्तर सही हैं। पक्षी खाते हैं, क्या खाते हैं? दूसरों से छीन कर, चुरा कर, अपने श्रम से कमाकर, इनमें से कोई नहीं, तो वो अपनी मेहनत से खाते हैं। रात में पक्षी कहाँ जाते हैं जी? वो तो अपने बेडरूम में जाके सो जाते हैं, पेड़ों पर। यस। फोर्थ, पक्षियों में कौन-सी भावना अधिक पाई जाती है? द्वेष की यानी कि जलन की, घृणा की, आलस की या मेहनत की? तो मेहनत की पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, वह कौन-सा शब्द पक्षी का समार्थक नहीं है? विहंग, खग, मयूर और पंछी। तो वैसे तो सब पक्षी ही हैं, लेकिन ये जो मयूर है ये स्पेशली मोर को कहा जाता है, तो हम मोर होता तो पक्षी है, लेकिन बाकी सब पक्षी हैं। यहाँ पर ये स्पेसिफिकली प्रॉपर नाउन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्धारित पद्य पाठ्यों के आधार पर हमें सवालों के जवाब देने हैं। वर्षा ऋतु में आपको क्या-क्या करना अच्छा लगता है और क्या-क्या
नहीं कर पाते हैं। तो वर्षा ऋतु में मुझे भी बारिश में भीगना, कागज़ की नाव चलाना, हरे-भरे पेड़ों को देखना अच्छा लगता है, लेकिन अधिक वर्षा के कारण बाहर खेलना और घूमना कठिन हो जाता है। गिरिधर कबीराय की कुंडलिया पाठ में किस स्थिति में खान-पान अच्छा नहीं लगता? तो उसके अनुसार जब मनुष्य चिंता, दुःख या परेशानी में होता है, तब उसे खान-पान अच्छा नहीं लगता। यदि आप चिड़ियाओं की भाषा समझ सकते तो आप चिड़ियों से क्या बात करते? तो मैं उनसे उनके जीवन के बारे में पूछता, मैं उनसे प्रकृति और घोंसलों के बारे में, उनके गीतों के बारे में बात करता। आप हो सकता है आपकी कोई और बात करनी हो, आप वो भी कर सकते हो। मीरा ने श्री कृष्ण की सुंदरता को किस प्रकार वर्णन किया है? तो बहुत ही सुंदर वर्णन किया उन्होंने बताया श्री कृष्ण अत्यंत मनोहर है और उनकी मुस्कान मधुर है, आकर्षक है और भक्तों का मोह लेती है, मन मोह लेती है। उसके बाद रचना अभिव्यक्ति यहाँ पर आपको 3 विषयों में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। पहला है वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु भारत की प्रमुख ऋतु में से एक है। ये सामान्यतः जून से सितंबर के महीनों में आती है। इस ऋतु में मौसम में ठंडक आ जाती है, वातावरण शुद्ध तथा सुहावना हो जाता है, सुहावना। वर्षा के कारण पेड़-पौधे हरे-भरे हो जाते हैं और प्रकृति खिल उठती है। किसान इस ऋतु में खेती कार्य करते हैं और फसलें अच्छी होती हैं। बच्चों को वर्षा में कागज की नाव चलाना, बारिश में खेलना अच्छा लगता है। इस प्रकार वर्षा ऋतु आनंद और समृद्धि लेकर आती है। नेक्स्ट है यदि मैं वृक्ष होता, तो यहाँ पर इन्होंने कुछ आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, आइए बात करते हैं। यदि मैं वृक्ष होता तो लोगों और जीव-जंतुओं को छाया देता, मैं पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में सहायता करता और हवा को शुद्ध करता। पक्षी मेरी शाखाओं पर घोंसला बनाकर रहते और मुझे बहुत खुशी होती। मैं लोगों को फल, फूल और लकड़ी प्रदान करता। गर्मियों में थके हुए यात्री मेरी छाया में आराम करते। मैं प्रकृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर सभी के जीवन में सुख और लाभ पहुँचाता। थर्ड है जल है तो कल है। तो जल हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बिना जीवन की कल्पना अभी नहीं की जा सकती। आज बढ़ती जनसंख्या और जल के दुरुपयोग के कारण जल संकट की समस्या बढ़ती जा रही है। हमें जल का सही उपयोग करना चाहिए और इसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जल संरक्षण के अन्य उपाय अपनाकर हमें इस समस्या को कम करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि यदि जल है तो हमारा भविष्य सुरक्षित है। उसके बाद पहुँच गए हम प्रधानाचार्य को 3 दिन के लिए अवकाश पत्र लिखना है। यहाँ पर मैंने लिख दिया, आई एम श्योर आप भी इसको अच्छी तरह जानते होंगे, तो आप इसको लिख लेना। और उसके बाद बड़ी बहन को विद्यालय के वार्षिक उत्सव का, तो यहाँ पर आप लिखो काठमांडू, मैंने लिख दिया है दिनांक। प्रिय दीदी सादर नमस्ते, आशा है आप स्वस्थ और प्रसन्न होंगी। और मैं आपको हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कार्यक्रम बहुत ही भव्य और मनोरंजक था। कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदना से हुआ। इसके बाद विद्यार्थियों ने नृत्य, गीत, नाटक प्रस्तुत किए। सभी कार्यक्रम बहुत सुंदर थे। मुख्य अतिथि ने विद्यार्थियों को पुरस्कार भी प्रदान किए। कार्यक्रम देखकर मुझे बहुत आनंद आया। काश आप भी इस कार्यक्रम में उपस्थित होती। बाकी सब ठीक-ठाक है। आपका प्रिय भाई राहुल। फिर उसके बाद 10th क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हमें क्या करना है, संवाद लिखना है। फूल और कांटे के बीच। ओह! फूल और कांटे। नमस्ते कांटे भाई, आप हमेशा इतने कठोर क्यों रहते हो? मैं कठोर नहीं, मैं तो आपकी रक्षा करता हूँ। सच? आप मेरी रक्षा कैसे करते हैं? यदि मैं ना रहूँ तो लोग आपको तुरंत तोड़ लें। अब मैं समझ गया कि आप मेरे सच्चे रक्षक हैं। हाँ, हम दोनों मिलकर ही पौधे की शोभा बढ़ाते हैं। और दूसरा है, देर से घर पहुँचने के कारण माँ की पुत्र से हुई बातचीत के संवाद लेखन के रूप में लिखिए। संवाद तो बाद में होता है, पहले मम्मी की झाड़ू पड़ती है, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ है। चलिए देखते हैं। माँ, बेटा आज तुम इतनी देर से घर क्यों आए? माँ, माँ आज स्कूल में अतिरिक्त कक्षा थी इसलिए देर हो गई। ओहो! वही पुराना डायलॉग। तुम्हें पहले ही मुझे बता देना चाहिए था। मुझे क्षमा कर दीजिए माँ, आगे से मैं पहले से ही सूचना दे दूँगा। ठीक है, अब जल्दी से हाथ मुँह धोकर खाना खा लो। जी माँ। तो भाइयों और बहनों, यहीं पर आपका पेपर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ अगला पेपर जल्दी ही आएगा। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं उसको दे दूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखें, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक। ठीक है, बाय बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।